नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान की। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की। देखेंगे भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सरकार के बड़े फैसले को, वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी एक और याचिका को। जानेंगे बिहार में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक में हुए क्या फैसले, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल ने किया बड़ा खुलासा। मसूद अख्तर बोले, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के अवेक्स विमान को भोलारी एयरबेस पर किया तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार का बड़ा कदम, रक्षा बजट में 50,000 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव। आधुनिक हथियारों और तकनीक पर होगा फोकस। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत को किया सपोर्ट। कहा, ट्रंप के एप्पल वाले बयान पर सब खामोश। कंगना ने बोलने की कोशिश की तो भाजपा ने करा दिया चुप। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 200 अंकों की गिरावट के साथ 82,330 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 42 अंकों की गिरावट के साथ 25,019 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री बेलगाम हो गए हैं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए वो सेना और उसके अधिकारियों की बेइज्जती कर रहे हैं। कभी सेना के कर्नल को आतंकवादियों की बहन कह देते हैं, तो कभी बीजेपी का विधायक राष्ट्रध्वज से अपना चेहरा साफ करने लगता है। और अब बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम ने सेना को लेकर ही बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है, और बीजेपी हाईकमान अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, जिससे कांग्रेस भड़क गई है। देखिए रिपोर्ट। सेना के शौर्य को पूरा देश सलाम कर रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता सेना और सैन्य अधिकारियों को अपमानित करने में जुटे हुए हैं। एक के बाद एक बीजेपी नेता सेना का अपमान कर रहे हैं और पार्टी हाईकमान आंख बंद किए बैठा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां मोहन यादव की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। देवड़ा ने कहा, जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। देवड़ा के बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। सरकार से मांग की गई है कि देवड़ा को बर्खास्त कर दें। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने देवड़ा का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बात मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कही है। जगदीश देवड़ा का ये बयान बेहद ही घटिया और शर्मनाक है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान है। जब पूरा देश आज सेना के सामने नतमस्तक है, उस वक्त हमारी जामात सेना के लिए बीजेपी के नेता अपनी घटिया सोच जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी और जगदीश देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए, इन्हें पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। अब कांग्रेस भले ही देवड़ा की बर्खास्तगी की मांग कर रही हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस बीच चारों तरफ से घिरे बीजेपी के मंत्री ने अब सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, वो सेना का अपमान कर ही नहीं सकते। विपक्ष अब डिप्टी सीएम के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, यानी बीजेपी अपने 2 मंत्रियों के चलते घिर गई है। और अब मंत्री विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट से विजय शाह को बड़ा झटका लगा है। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह के विवादित बयान के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उन्हें फटकार ही लगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर विजय शाह ने कोर्ट से समय मांगा, जिसके बाद अब 19 मई को मामले में सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी लगातार हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए विजय शाह को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा,
भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है? यही नहीं, अधिकारी एफआईआर में विजय शाह के नाम के आगे श्री लगाकर उन्हें सम्मान दे रहे हैं, जिससे साफ है कि अधिकारी कड़ा एक्शन लेने से बच रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा रहा है। इसलिए आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री किसी के इशारे और समर्थन के चलते ही बार बार सेना का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है, साथ ही अधिकारियों के इस रवैये पर हाई कोर्ट क्या एक्शन लेता है। बीजेपी अपने मंत्री विजय शाह पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन भारत ने तुर्की पर बड़ा एक्शन लिया है। तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। इस बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 10 मई को भारत और पाकिस्तान में सीज फायर तो हो गया, लेकिन क्या ये लंबे समय तक कायम रहेगा, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि 18 मई को एक बार फिर डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी, यानी 18 मई को सीज फायर पर दोनों देशों में फिर बात होगी। इस बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 मई से 10 दिनों के लिए 5 देशों में भेज रही है। 5 से 6 सांसदों के कुल 8 ग्रुप्स अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। वहां की सरकार को आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताएंगे। वो दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे आतंकवाद की सच्चाई बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी। इसके साथ ही भारत में तुर्की के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने तुर्की की कंपनी के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया है। भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसका तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन की बेटी सुमेये एर्दोआन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने के चलते जिस तरह से तुर्की को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने तुर्की और अजरबैजान के साथ सभी व्यावसायिक संबंधों का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि तुर्की को पाकिस्तान का साथ देना भारी पड़ गया है। इस बीच रूस का भी बड़ा दावा सामने आया है। रूस ने कहा है कि पश्चिमी देशों ने जानबूझकर भारत और पाकिस्तान में संघर्ष करवाया ताकि दक्षिण एशिया को कमजोर किया जा सके, आसियान को कमजोर किया जा सके और भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। रूस के इस बयान ने वैश्विक स्तर पर तहलका मचा दिया है। तुर्की के खिलाफ भारत में मोर्चा खुल गया है, तो विरोध वक्फ कानून का भी हो रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक नई याचिका लगाई गई, जिसमें वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ कानून का पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा है। यही वजह है कि कानून के खिलाफ हर रोज कोर्ट में नई याचिका लगाई जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब कोई याचिका नहीं लगनी चाहिए। लगातार कोर्ट ये बात दोहरा रहा है कि सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी जो पहले से दायर की गई है। ऐसे में अब जब एक और याचिका कोर्ट में लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर कोई अखबार में नाम चाहता है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तय किया कि वो लंबित मामलों की सुनवाई 20 मई को करेगी। अदालत में जब नई याचिकाएं सुनवाई के लिए आईं, तो केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं का अंत नहीं हो रहा है, ऐसे याचिकाएं दायर नहीं की जा सकती। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने 8 अप्रैल को याचिका दायर की थी। 15 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियों को दूर कर दिया था, लेकिन उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हर कोई अखबार में अपना नाम चाहता है। जब याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ शामिल करने का अनुरोध किया, तो बेंच ने कहा कि हम इस मुद्दे पर फैसला करेंगे। पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि अगर ऐसी कोई अन्य याचिका सुनवाई के लिए आएगी तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। जब याचिकाकर्ता के वकील ने उन्हें लंबित याचिकाओं में हस्तक्षेप की अनुमति देने की मांग की, तो पीठ ने इस पर कहा कि हमारे पास पहले से ही तमाम हस्तक्षेप करता है और अब 20 मई को मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से मामले में इतनी याचिकाएं आ रही हैं, ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट पर एक दबाव तो बना रहा है कि ये मामला कितना गंभीर और संवेदनशील है।
वक्फ कानून लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो चर्चा इस वक्त बिहार चुनाव की भी हो रही है। बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर है। इस दौरान चुनाव आयोग ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दल तो पहले से ही चुनावी तैयारी में जुटे हुए थे और अब चुनाव आयोग की सक्रियता भी बढ़ गई है। वैसे संकेत तो इस बात के भी मिल रहे हैं कि चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं, खास तौर पर जिस तरह से चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी 4 दिन के बिहार दौरे पर हैं, जहां वो अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। पटना में जोशी ने चुनाव अधिकारियों की बैठक की। 17 मई को वो चंपारण जाएंगे, जहां ईवीएम की जांच करेंगे। चंपारण के साथ वो मोतिहारी भी जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में सभी जिलों में ईवीएम और वीवीपैट की FLC जांच 24 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही मतदाता सूची को दुरुस्त करने का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के दौरान विपक्ष ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के बड़े आरोप लगाए थे। बाद में पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची और गुजरात की मतदाता सूची के एपिक नंबर 1 जैसे मिलने पर बवाल मच गया था, जिसके बाद पूरे देश में मतदाता सूची को ठीक करने की मांग उठ रही थी और अब इसकी शुरुआत बिहार से की गई है। बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग की सक्रियता बढ़ गई है, साथ ही पीएम मोदी के दौरे भी तेज हो गए हैं। उसके बाद दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार जल्दी ही विधानसभा चुनाव का ऐलान करा सकती है। वैसे तो बिहार में चुनाव नवंबर में होने हैं, लेकिन इस बार ये समय से पहले भी कराए जा सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्शन में है, तो एक्शन गुजरात के प्रमुख अखबार के मालिक पर भी लिया गया है। गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शांतिलाल शाह पर ईडी की कार्रवाई से राज्य में सियासत गर्मा गई है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या सत्ता प्रतिष्ठान और मोदी शाह के खिलाफ बोलने पर यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। गुजरात में रहकर मोदी शाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाने वाले गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शांतिलाल शाह की गिरफ्तारी से सियासी तापमान चढ़ गया है। बाहुबली भाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि बाहुबली शाह और उनके भाई श्रेयांश शाह गुजरात समाचार पब्लिकेशंस ग्रुप के संयुक्त मालिक हैं। इसकी शुरुआत 1932 में हुई थी। 3 दिन पहले दोनों भाइयों से जुड़े कई परिसरों में इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी। इसके बाद ईडी की एंट्री भी हो गई। उनके कार्यालयों और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई। इसके बाद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले गुजरात समाचार के एक्स हैंडल को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इस गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं, तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। तो वहीं इस मामले पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आई है। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीते 48 घंटों में गुजरात समाचार और GSTV पर IT और ED के छापे और फिर उनके मालिक बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी, ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, ये बीजेपी की बौखलाहट का संकेत है। कांग्रेस ने ED की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, तो सवाल नीट की परीक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। नीट UG 2025 की परीक्षा के खिलाफ छात्र हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने परीक्षा के नतीजों पर रोक लगा दी है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों कोर्ट ने लगाई नतीजों पर रोक, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। BPSC के बाद अब नीट UG की परीक्षा को लेकर विवाद देखा जा रहा है। छात्र इस परीक्षा के नतीजों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और इस मांग के साथ 5 मई से अब तक MP हाईकोर्ट में कुल 17 याचिकाएं दायर की गई। MP हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की और सुनवाई के बाद परीक्षा के नतीजों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर अंतिम फैसला हो जाने तक नीट UG 2025 एग्जाम के रिजल्ट जारी न किए जाए। दरअसल नीट UG की परीक्षा 4 मई 2025 को हुई थी और मध्य प्रदेश के 30 शहरों में हुई इस परीक्षा में करीब 2.5 लाख छात्र शामिल हुए थे। एग्जाम के दौरान तेज हवा और बारिश के कारण कई क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। याचिका दायर करने वाले छात्रों का कहना है कि उनके सेंटर पर कोई बैकअप भी नहीं था और कमरे में अंधेरा हो गया। कैंडिडेट्स को इस स्थिति में ही एग्जाम देना पड़ा। इससे कई स्टूडेंट्स पेपर तक नहीं पढ़ पाए थे, जिससे उनका पेपर बिगड़ गया। छात्रों को हुई परेशानी के बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। उनकी याचिका में मांग की गई है कि या तो प्रभावित कैंडिडेट्स का री एग्जाम हो या फिर उनके फेयर इवैल्यूएशन के लिए कोर्ट कोई दूसरी रेमेडी सुझाए।
मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नीट यूजी आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से पूछा कि वो इस मामले में क्या कदम उठा रही है, लेकिन एनटीए की तरफ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एनटीए, बिजली कंपनी और परीक्षा केंद्रों को नोटिस जारी कर दिया है। 30 जून तक सभी को जवाब पेश करना होगा। अब इस पर संबंधित पक्ष क्या जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए छात्रों को उम्मीद है कि उन्हें राहत मिलेगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ऑपरेशन सिंदूर को घर घर तक पहुंचाने वाली बीजेपी सरकार अब बड़े ख्वाब देखने लगी है। वो चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को वो अब विदेशों की धरती पर भी बताए। तो इसके लिए साहब वो एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेशों में भेजेगी, जो कि जा कर के ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बताएंगी। इससे कुछ हो या ना हो, लेकिन कुछ नेताओं का तो सैर सपाटा हो ही जाएगा। भला इसको सिर्फ एक ही आदमी क्यों करे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।